जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयलकर। मैं हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। इट्स अ सीरीज जो हर बुधवार को शायद रात को 9 बजे आपको देखने को मिल रही है, चाइनाज अनरेस्ट्रिक्टेड वॉर। और इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें। लास्ट वीक हमने साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर की बात की, उससे पहले हमने बायोलॉजिकल वॉर की भी बात की थी। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारे और आपकी पॉकेट से, हमारी जेब से जुड़ी हुई बात है। जी हाँ, इट्स अबाउट टू द इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक वॉर। कि आर्थिक तौर पे, आर्थिक स्थिति के तौर पे चाइना किस तरीके से हम लोगों को परेशान लगातार करता जा रहा है, और हम उसके चंगुल में ना चाहते हुए भी फंसते चले जा रहे हैं। कौन है इसके पीछे? क्या केवल चाइना, या हमारी बेवकूफियां भी इसके पीछे हैं? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि इंग्लैंड ने जितना हिंदुस्तान को लूटा, ब्रिटेन ने 1947 से पहले, इवन उससे ज्यादा हमारी गलत नीतियों के कारण से हम लोगों ने 70 साल में विदेशों में अपना धन पहुंचा दिया। अब वो गलत नीतियों के कारण से हो या जानबूझकर बनाई गई गलत नीतियां हो, ये अलग बात है। लेकिन आज हम बात करने वाले स्पेसिफिकली अबाउट द चाइना, चाइनाज इकोनॉमिक वॉर। आप सभी से निवेदन है कि ये जम्मू टॉक्स है, ये जम्मू थॉट्स है, ये जम्मू विचार है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपना यथासंभव, यथेच्छा, यथाशक्ति सहयोग समर्थन हमें अवश्य प्रदान करें। आइए, स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए हमारे अतिथि ब्रिगेडियर हेमंत महाजन साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जयपुर से जम्मू टॉक्स में। अभिनंदन। कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ आपकी चैनल के ऊपर एक बार फिर से आके, नीतीश जी। फैंटास्टिक सर। इकोनॉमिक वॉर की ब्रिगेडियर साहब हमने ये बात की है कि वो चाइना इकोनॉमिक वॉर, बिकॉज हम यहाँ कहते हैं कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। हर चीज को चलाने के लिए, इवन अगर हम लोग ये चैनल चला रहे हैं तो उसको चलाने के लिए भी हम लोग कहते हैं कि भैया हमें सहयोग चाहिएगा, बिकॉज बिना उसके नहीं मिल सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में सब चीजें ठीक से रन करें तो हमारे यहाँ हमेशा ब्रिगेडियर साहब समृद्धि रही है। हमें सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। कभी ग्रीक आते हैं, कभी पर्शियंस आते हैं, कभी मलेच्छ आते हैं, कभी तुर्की आते हैं, कभी चाइनी, हमारे यहाँ पुर्तगाली आते हैं, फ्रेंच आते हैं, डच आते हैं, ब्रिटिश आते हैं। कोई किसी के घर में कभी आएगा ना लूटने के लिए, जब लूटने वाले के पास में जो लूटने वाला है उसके पास में उतना सामान हो। हमारे पास हमेशा से समृद्धि रही है। लेकिन आज हमें बात करनी पड़ रही है कि हमारी समृद्धि को कोई अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से छीन के ले जा रहा है, और हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये खेल क्या चल रहा है। थोड़ा सा इस खेल के बारे में बताएं जो चाइना हमारे साथ में लगातार खेल रहा है, और हम उस खेल को, उसकी नेगेटिव बॉलिंग को समझ नहीं पा रहे, और हम डिफेंस करते जा रहे हैं, अटैकिंग मोड में फॉरवर्ड विकेट पर आकर के नहीं खेल पा रहे। देखिए, आज का हमारा सब्जेक्ट है चाइना का जो हमारे साथ आर्थिक युद्ध चल रहा है या इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रहा है, उसके बारे में बात करना। और जो आपने ये सीरीज शुरू की है चाइना का अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर, उसका ये मेरे ख्याल से आज का चौथा हिस्सा है। देखिए, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर का मतलब यह है कि उस देश के पास जो सर्वसमावेशक ताकत है, यानी कि जिसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, इसका इस्तेमाल करके आपका जो दुश्मन देश है उसके ऊपर आक्रमण किया जाए, ताकि अलग अलग प्रकार से उसके साथ लड़ाई करके उसका पराभव पूरी तरह से किया जाए। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का एक मतलब उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक तो है हार्ड पावर, दूसरा है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर यानी कि इसके अंदर है आपके पास मिलिट्री की ताकत कितनी है, आपके पास आर्थिक ताकत कितनी है। सॉफ्ट पावर यानी कि आपका कल्चर है, आपकी लैंग्वेज है, आपका बिहेवियर है, लोग किस प्रकार से बर्ताव करते हैं, क्या आप हार्ड वर्किंग है या एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। ये अलग अलग चीजें हैं जो सॉफ्ट पावर में आती है। तो ये इकोनॉमिक, ये जो है हार्ड पावर में आता है। क्योंकि बात ऐसे है कि अगर आपकी देश की इकोनॉमिक ताकत ज्यादा है तो जो दुश्मन आपका देश है, यानी कि भारत चाइना के लिहाज से, उसके खिलाफ आप ज्यादा अच्छी तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। मिलिट्री की ताकत बढ़ानी हो, या साइबर वॉरफेयर की ताकत बढ़ानी हो, या ट्रेड वॉरफेयर करना हो, या समझ लीजिए कि आपको सबवर्शन करना हो, आपके लोगों को खरीदना हो, इस सब के लिए पैसे लगते हैं। नक्सलवादियों को पैसे देने पड़ेंगे, दहशतवादियों को पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसा अगर आपके पास है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक वॉरफेयर ये एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट वॉरफेयर है और ये हमारे खिलाफ काफी सालों से चला जा रहा है। और जैसे आपने बताया था कि हम इसे ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं। मैं ये जो इकोनॉमिक वॉरफेयर चाइना के बारे में जब हम बात करते हैं, इसकी हम शुरुआत करते हैं 1947 या 1949 से, जब 47 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया। 1949 के अंदर चाइना एक अलग देश बन गया। तो हमारी जो स्टेटस थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की 47-49 के आसपास तकरीबन एक जैसे थी, कोई खास फर्क नहीं था। फिर हम सीधा आ सकते हैं 1976 तक कि जब तक हमारी और चाइना की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस रही है या नहीं रही है, ये फिर भी एक जैसे थी। हम भी कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, हमारी कुछ फनी से कॉन्सेप्ट थे कि हम कुछ नहीं करेंगे और दुनिया हमें ग्रेट पावर के तौर पे मान लेगी वगैरह। तो हमने कुछ खास किया नहीं और तकरीबन ऐसी ही हालत कुछ चाइना के अंदर हो रही थी। लेकिन चाइना में जो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन शुरू हो गया माना जाता है पोस्ट 1976, जब डेंग जियाओपिंग उनके मतलब प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद वो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की एक बात करते हैं कि उन्होंने उसके बाद छलांग लगाई। तो हम 1976 से लेकर 2002 तक एक कालावधि लेते हैं कि जब चाइना ने बहुत बढ़िया प्रोग्रेस किया। अभी जब चाइना ये प्रोग्रेस कर रही थी तो हमारा देश क्या कर रहा था? तो 1976 से 2002 तक अगर आपका कालावधि देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हमारे कश्मीर के अंदर गड़बड़ चल रही थी, प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, तो कश्मीर की तो प्रोग्रेस कोई होगी नहीं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी चल रही थी, तो नॉर्थ ईस्ट का जो प्रोग्रेस है वो छोड़ ही दीजिए। सेंटर पार्ट जो देश का है वहां पे नक्सलवाद या माओवाद चल रहा था, तो वहां पे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा में तो कोई प्रोग्रेस होने का कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हो गए कि जैसे इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, तो इकोनॉमिक कैपिटल बंद पड़ गई। ठीक है, तो यानी कि जब चाइना आर्थिक प्रोग्रेस कर रहा था तब हम एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे और हमारी आर्थिक प्रोग्रेस हमारे दुश्मन यानी कि चाइना और पाकिस्तान ने अलग अलग तरीके से रोकी थी और जिनको मदद दी भारतीयों ने, जो इसमें जो फंस गए थे। तो ये 2002-2003 तक की बात है कि जब हम हमारे ही प्रॉब्लम में अटक गए। इकोनॉमिक प्रोग्रेस छोड़ो, बस झगड़ा करते रहो, बॉम्ब ब्लास्ट करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। फिर 2002 के बाद चाइना की जो मेथोडोलॉजी थी वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई, क्योंकि जब आप शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, वो नक्सलवाद है या इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट या कश्मीर है, तो उससे पता लग ही जाता है कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट के जो बंडखोर है उनको कौन मदद करता है? चाइना करता है। तो चाइना ने वो कैंप वहां से निकाले, चाइना से उसको भेज दिया म्यांमार के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, यानी कि उन्होंने वो मतलब छुपी तरह से करनी शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने सोफिस्टिकेटेड पद्धति इस्तेमाल करनी शुरू की। मतलब ये नहीं है कि इंसर्जेंसी बंद हो गई, ये नहीं है कि कश्मीर की गड़बड़ बंद हो गई, लेकिन ये पाकिस्तान की मदद से, कोई क्राइम सिंडिकेट की मदद से वो करना शुरू कर दिया। लेकिन 2002 के बाद उन्होंने पैसे का इस्तेमाल करके हमारे कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ नुमाइंदे हैं, उनको उन्होंने खरीद लिया। और फिर उसका फायदा क्या हुआ कि उन्होंने हमारी देश की यानी हिंदुस्तान की या भारत की जो पॉलिसीज है इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर लिया कि जिसका फायदा वो चाइना को हो जाएगा। मैं उसके दो तीन ही, क्योंकि ये सिर्फ जनरल बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको एक दो चीजें ही बोलना चाहूंगा। हमारी कुछ वर्ल्ड क्लास कंपनीज थी, एक का मैं नाम लूंगा BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड। ये इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन के सेक्टर में वर्ल्ड क्लास मानी जाती थी और तब तक हमारा 80-90% जो पावर जनरेशन होता था वो इनके थ्रू होता था। चाइना ने घुसखोरी की, उन्होंने बोला कि भाई उनसे सस्ता हम आपको माल देना शुरू करेंगे, और उन्होंने BHEL जो एक वर्ल्ड क्लास कंपनी को साइड में निकाल दिया और चाइना से हमने पावर सेक्टर में चीजें खरीदनी शुरू कर दी। हमारे पास एक C-DOT नाम की एक कंपनी थी, वो भी वर्ल्ड क्लास थी, बहुत आगे थे टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में, उनको चाइना ने मार दिया और सस्ती चीजें हमारे पास उन्होंने भेजनी शुरू कर दी। इसके बाद इस प्रकार की लार्सन एंड टोब्रो है, उसको भी उन्होंने इस जनरेशन पावर सेक्टर से निकाल दिया। तो इससे ये जो समय था जिसमें चाइना का चीप इंपोर्ट की मदद से चाइना ने हमारे इलाके में घुसखोरी करनी शुरू कर दी और एक एक करके हमारा जो स्मॉल स्केल सेक्टर है,
हमारा जो मिडिल स्केल सेक्टर है, हमारी जो कुछ वर्ल्ड क्लास कंपनी है, उनको साइडलाइन कर दिया। मैं एक कंपनी का और नाम लूंगा, पुणे में जहां पर मैं रहता हूं, वहां पे एक फार्मास्यूटिकल बनाने वाली कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती है। तो ये कंपनी हमारे देश को जो रॉ मटेरियल लगता था मेडिसिन के लिए, वो सब देती थी, लेकिन उसको उन्होंने मार दिया। और फिर हमने जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स का जो रॉ मटेरियल है, वो सभी चाइना से आना शुरू कर दिया। यानी कि जो कंपनी अपने पाँव पे खड़ी थी, जो अच्छी थी, अच्छा काम कर रही थी, उनको एक एक करके मेथोडिकली निकाल दिया, और इसकी पॉलिसी को हमारे लोगों ने ही किया। तो ये इसे बोलिए कि इकोनॉमी में इन्फिल्ट्रेशन हो गया, इकोनॉमी का सबवर्शन करना शुरू कर दिया, ब्यूरोक्रेसी को खरीदना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ नुमाइंदे को करना शुरू कर दिया। तो ये सब इस प्रकार से हुआ। तो ये एक कार्रवाई उन्होंने बहुत मेथोडिकली की और हमारे सेक्टर को मारना शुरू कर दिया। तो इसका आगे का जो हम ये है हिस्सा है, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक 2014 के आसपास एक जो प्रेजेंट सरकार है वो यहाँ पे आई। वो उनका मेक इन इंडिया के ऊपर काफी भरोसा था, वो सोचते थे कि हम अच्छा काम करेंगे। तो उन्होंने 2014 से लेकर आप समझ लीजिए एक साल कि इन्होंने बहुत कोशिश की, इस गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी का जो गवर्नमेंट है, कि चाइना ने जो हमारी इकोनॉमी में जो इन्फिल्ट्रेट किया है, और वो इन्फिल्ट्रेशन इतना ज्यादा था कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो हमारे एक ही लेवल के ऊपर थे, वो आज 5 गुना ज्यादा हो गए हैं। यानी कि 5 टाइम्स चाइना हमें एक्सपोर्ट करता है और हमारे से 1/5 भी माल खरीदता नहीं है। तो इसलिए इस पीरियड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना जरूरी है। अगर आप ये चाहेंगे तो इस विषय को हम कवर कर सकते हैं कि जब 2014 में जब गवर्नमेंट ये हो गया, तो उसके बाद हमने क्या करने की कोशिश की और इसमें कितनी कामयाबी मिली। दिनेश जी। एग्जैक्टली ये विषय हम लोग बिल्कुल लेना चाहेंगे हेमंत जी, दुबे साहब, बिकॉज ये विषय बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ये चीजें आती है। देखिए, मैं इसमें एक पॉइंट और लेना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग जुड़े हुए हैं, लैपटॉप के जरिए, इंटरनेट कनेक्शन के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए, आज लोगों ने घड़ी पहनना बहुत कम कर दिया है। हो सकता है कि आप लोग जरूर अपने कलाई में घड़ी बांध के होंगे, आजकल युवाओं को देखेंगे तो वो घड़ी नहीं पहनते, अपने हाथ में उनके पास मोबाइल होता है, वहीं से वो टाइम देखते हैं। तो घड़ी का फैशन केवल दिखावा के लिए रह गया है, समय के लिए नहीं। ठीक तो मोबाइल फोन आपके पास में है, आप जिन गाड़ियों में जा रहे हैं उनके टायर्स हैं, और अगर हम कहें कि एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ी एनर्जी अगर इस यूनिवर्स में कोई है, वो है हमारा सूर्य। तो सौर ऊर्जा की बात करते हैं, हम लिविंग इन राजस्थान एग्जैक्टली से हैं, और हमारे यहाँ राजस्थान में विश्व का 7वां बड़ा मरुस्थल है, जैसे रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान, जैसलमेर, बाड़मेर। ऐसे में सौर ऊर्जा की अपनी एक बहुत अपनी अहमियत है। तो क्या वो सौर ऊर्जा के पैनल्स, वो सौर ऊर्जा इतना हिंदुस्तान में इतनी गर्मी पड़ती है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो सोलर एनर्जी का हम ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे। तो ये जो बात एलईडी की आती है, एलसीडी की बात आती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की आती है, मोबाइल की है, टीवी की है, लैपटॉप की है, टायर्स की है, व्हीकल्स के जो बनते हैं, और खास अपने सोलर ऊर्जा के पैनल्स की, ये कुछ चीज़ें बहुत जरूरी है जो आज के समय में, चाहे सरकार कोई भी है, बदले या ना बदले, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई है। तो उन पर क्या किया गया है, और 2014 के बाद में जो आप कहना चाह रहे थे, उस बात को, दोनों बातों को आप बताइए। ठीक है। आपने बहुत सारे आइटम के नाम लिए कि जिसके ऊपर चाइना का कंप्लीट डोमिनेशन हुआ है। लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, मोबाइल फोन्स है, सोलर पैनल्स है, टायर्स है, वगैरह वगैरह। अभी ये समझ में आना चाहिए कि उन्होंने ये कैसे किया। थोड़ी बहुत चीज़ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2000 इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी, इनके बारे में तो इसको कुछ पता ही नहीं था। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि ये सब पॉलिटिसाइजिंग में इतने ज़्यादा मतलब अटक गए थे कि इनको कुछ नेशनल इंटरेस्ट नाम की चीज़ इन्होंने कभी बाद में कभी सोची भी नहीं। और एक तो हो गया पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी होगी ब्यूरोक्रेसी, उसमें उनको इस पे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर। और तीसरा जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड माना जाता है कि भाई उन्होंने
देश में कुछ करना चाहिए, प्रदेश में जाके सामान बेचना चाहिए, वर्ल्ड क्लास बनना चाहिए। लेकिन हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक कल्चर क्या बनी कि जो सस्ते में सरकार से कुछ लो, सरकार के किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप सपोर्ट ले लो और भारत में एक अपना मोनोपोली तैयार करो। आपको याद होगा कि कुछ देर पहले हमारे पास एक स्कूटर्स होती थी। वो स्कूटर लेने के लिए आपको 10 साल का 15 साल का वेटिंग पीरियड था। अरे स्कूटर में कौन सी बड़ी अकल की बात है, दुनिया में हजारों लोग स्कूटर बनाते थे, लेकिन उन्होंने उसमें एक मोनोपोली क्रिएट की थी। पहले गैस के लिए वहां पर भी वेट करना था, कार के लिए भी वेट करना पड़ता था। जब मारुति 800 आ गई तो 4 साल 5 साल 6 साल की वेटिंग थी। यानी कि हमारी पॉलिसीज ऐसी थी कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर करने के लिए गवर्नमेंट ने उस सेक्टर के अंदर कंपटीशन ही नहीं होने दी। और जो कंपनी जो स्कूटर के लिए 15 साल वेट करनी पड़ती थी, अभी वो कंपनी बंद पड़ गई है क्योंकि लोगों को स्कूटर चाहिए ही नहीं। तो यानी कि जब आप मार्केट फोर्सेस को अंदर आने देते हो और आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एफिशिएंट बनाते हो, तो कंज्यूमर जो चाहेगा वो तो आगे आएगा। ये जरूरी थोड़ी है कि इसलिए कि सरकार चाहती कि ये चाहिए इसलिए वो आना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने वर्ल्ड क्लास बनने की कोई भी कोशिश नहीं की। हम किसी भी सेक्टर में आज वर्ल्ड क्लास नहीं है। केवल आज के समय 3 सेक्टर है जहां पे हम वर्ल्ड क्लास माने जाते हैं। मैं उसको थोड़ा दोहराना चाहूंगा। एक तो है ऑटोमेटिव सेक्टर, यानी कि कार्स वगैरह बनाना, इसमें हम जरूर वर्ल्ड क्लास है। इसके सिवाय है सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं, ये जो प्रोग्राम जो लिखते हैं, इसमें हम जरूर वर्ल्ड क्लास है। और थोड़ा बहुत कुछ साइंटिफिक फील्ड्स है, जैसे कि खासतौर मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसरो वगैरह, वहां पे हम वर्ल्ड क्लास है। लेकिन अगर ये 3 फील्ड अगर हम छोड़ेंगे तो बाकी कहीं पे नहीं है। इसका कारण ये है कि हमने कभी वर्ल्ड क्लास बनने की कोशिश ही नहीं की। हमारा जो डेरा था, हम एक क्या बोलते हैं, फ्रॉग इन द वेल थे। बस इंडिया में अपना एक फैक्ट्री लगा लो कि सरकार एक किसी पार्टी को अपने साथ में लगा लो और स्कूटर बनाते रहो और जो करना करते रहो। बट उसके आगे कभी उन्होंने नहीं सोचा। तो ये एक मेंटेलिटी हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की है कि सरकार को तो हम ब्लेम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी हम ब्लेम करते हैं, लेकिन हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी आगे नहीं बढ़ना चाहता था। आपको याद होगा कि बहुत साल पहले की बात है, तब एक बॉम्बे क्लब नाम का एक क्लब बना था कि भाई कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होनी चाहिए। तो फिर सवाल उठा कि भाई कितनी साल प्रोटेक्ट होनी चाहिए? अल्टीमेटली कभी ना कभी तो आपको पानी में जंप तो करनी ही पड़ेगी ना। तो मैं अभी सीधा या इसको इसलिए कि समय की पाबंदी होती है, ज्यादा इतिहास में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी मैं 2014 और से लेकर 2019 के बीच में आ जाता हूं। मैं ये पीरियड मैंने इसलिए चुना है कि अभी एक गवर्नमेंट आई है जिन्होंने पहले दिन से बात करनी शुरू कर दी मेक इन इंडिया। कारण सीधा और साफ है, मेक इन इंडिया करेंगे तो यहाँ पे अपनी इकोनॉमी डेवलप होगी, हमारे युवकों को रोजगार मिलेगा, हमारी कंपनीज वर्ल्ड क्लास बनेगी, सब अच्छा होगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए ना। ये थोड़ी है कि चाइना से हम खरीदते रहेंगे माल और जो प्रॉफिट है वो चाइना को ही होता रहेगा, ये तो सही नहीं है। तो ये पॉलिसीज तो बहुत तगड़ी थी और पहले दिन से इसके ऊपर बात हुई है। ऐसे नहीं है कि 2-3 साल के बाद वो जग गए कि भैया कुछ मेक इन इंडिया की बात करते हैं। तो सवाल यह है कि गवर्नमेंट इतनी क्लियर है, उन्होंने इतनी पॉलिसीज ये की, उसके बाद कोशिश करने की, उन्होंने वहां पे नीति आयोग लाया, बहुत सारी कोशिश की। तो 2019 या 20 तक आ जाए या 5 साल पूरे हो गए, फिर नेक्स्ट इलेक्शन हो गए, तो प्रोग्रेस क्या हुआ? और हम सिर्फ फोकस करेंगे चाइना के ऊपर इसलिए कि हम चाइना की बात कर रहे हैं। प्रोग्रेस ये हुआ कि जब आप लड़ाई हम चाइना की अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर की बात कर रहे हैं, और इसका मैंने पहले एक नियम बताया था कि अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर के कोई नियम नहीं होते हैं। लेकिन हमने 2014 से 19 तक चाइना के साथ लड़ाई करने की कोशिश की, नियम को फॉलो करते हुए कि भाई हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इतनी तफावत है, तो अभी हम हमारे चाइना को एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। हमने हमारे प्रोडक्ट उनको बेचने की शुरुआत की, लेकिन चाइना लेने के लिए नहीं तैयार था। हम कुछ भी भेजे तो बोलते क्वालिटी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, कीमत ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। मतलब उनका पॉइंट सीधा और साफ था कि आप कुछ भी कोशिश करो, हम आपसे चीजें नहीं खरीदेंगे, हम केवल आपको चीजें बेचते रहेंगे। हमें चाहिए हिंदुस्तान का मार्केट, हमारा मार्केट हम हिंदुस्तान को कभी भी नहीं देंगे। तो उन्होंने ये सब चीजें शुरू कर दी। तो इसलिए कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर की बात कर रहे हैं,
चाइना के साथ अगर लड़ना है इकोनॉमिक वॉरफेयर, तो हमें भी अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या हमारे हिंदी में अगर भाषा का इस्तेमाल करें तो साम दंड भेद, इसका इस्तेमाल करके ये इकोनॉमिक वॉरफेयर हमने चाइना से लड़ना चाहिए। और यही जो कार्रवाई है, ये हमने तकरीबन, आप समझ लीजिए कि समझते समझते ये आ गई। मैं आपको और इनके इसके लड़ाई के 2-3 पहलू और बताता हूं। एक तो जो चाइना ने इन्फिल्ट्रेशन किया हमारे इंडस्ट्री में, उसके बारे में तो हमने बात की। उसकी सिवाय चाइना हमारे साथ बहुत इलीगल ट्रेड करता है। चाइना हमारे देश में बहुत सारी चीजें स्मगल करने में पाकिस्तान का, म्यांमार का, नेपाल का समुंदर से मदद करता है। तो आप पूछेंगे ये कैसे होता है? अगर आप देखेंगे तो इंडो नेपाल बॉर्डर ये फ्री बॉर्डर, ओपन बॉर्डर है। यहाँ से बहुत सारी स्मगलिंग हमारे देश में होती है। अभी होता क्या है कि नेपाल चाइना से बहुत चीप गुड्स खरीदता है, और वो ओपन बॉर्डर से हमारे पोर्ट से ही वो नेपाल में जाता है, और वहां से फिर हमारे हिंदुस्तान में आता है स्मगलिंग के लिए। एग्जैक्टली वही होता है हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर है, वहां से बांग्लादेश से इस प्रकार की काफी इन्फिल्ट्रेशन होती है गुड्स की। मैं अभी आदमियों की इन्फिल्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग अपने आप में सब्जेक्ट है। म्यांमार बॉर्डर के ऊपर भी इन्फिल्ट्रेशन होता है। और समुद्र की बात करें तो समुद्र से भी स्मगलिंग बहुत चलता है, वो वेस्ट मतलब गल्फ की तरफ से हो या साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से हो। और अभी अभी आपने सुना होगा कि पिछले 5 महीने में ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया हमारे समुद्र में, लक्षद्वीप आइलैंड्स के ऊपर। तो ये एक स्मगलिंग करके वो हमारी देश में अपने गुड्स बेचते थे। दूसरा, वो जो कंपनीज मतलब कंपनी एक सिंगापुर से आई, वो बोलती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। हमने उनको हाँ बोला, बाद में पता लगा कि वे नाम केवल सिंगापुर का है लेकिन कंपनी चाइनीज है। उसके बाद उन्होंने हमारे जो टेक्नोलॉजिकल जो फर्म्स है उसके अंदर घुसखोरी करनी शुरू कर दी। जैसे मैंने पहले बोला आपको कि हम सॉफ्टवेयर में वर्ल्ड क्लास थे, तो इसलिए जो हमारी टेक्नोलॉजिकल फर्म्स है इसमें चाइना घुसखोरी करना चाहता था, ताकि वो उसके अंदर क्या हो रहा है वो ठीक तरह से समझे। तो ये हमारे लिए धोखे की बात थी। तो उन्होंने टेक्नोलॉजिकल फर्म पे इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दी, स्मगलिंग हो गई। इसके बाद में एक और पहलू पे आ जाता हूं, वो है इलीगल ट्रेड। तो इलीगल ट्रेड का मतलब क्या है, और इसके अंदर इसमें मदद किसने की इलीगल ट्रेड करने में? भारतीयों ने, जिन्हें देशभक्ति नाम का कोई चीज पता ही नहीं है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अभी चाइना से जो हमारे पास सामान आता है वो कंटेनर्स में आता है। ये सब सामान 95% ऑफ ट्रेड या हमारा समुंदर से होता है। हमारा समझ लीजिए मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, वहां पे ये सामान कंटेनर में आएगा, फिर उस कंटेनर से वो अपने बड़े ट्रक के ऊपर डाला जाएगा कंटेनर, और वो देश के अंदर आएगा। तो अभी हमारे कुछ व्यापारी क्या करते थे कि कंटेनर में सामान आता है, कंटेनर बंद होता है, उसके अंदर क्या खोल के कोई देख नहीं सकता, क्योंकि कंटेनर को जल्दी से जल्दी पोर्ट से बाहर निकालना पड़ता है। तो इसके अंदर अगर माल 10 करोड़ का है कंटेनर के अंदर, ठीक है, तो वाउचर के ऊपर आप दिखाएंगे कि ये माल केवल 1 करोड़ का है। और इसका मतलब क्या होगा कि आप केवल 1 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करेंगे, जीएसटी होगा या इंपोर्ट ड्यूटी होगा वो, और बाकी 9 करोड़ जो है हमारे देश में इलीगल तरीके से आया, जिसपे ऊपर किसी ने कुछ मतलब कोई टैक्स नहीं भरा है। तो ये बिना मतलब स्मगल किया हुआ चीज हमारे देश में ऑथराइज्ड पोर्ट्स के थ्रू आया है। तो ये जो चीज 9 करोड़ की आई है, अर्थात सस्ती होगी, सस्ते में बेची जाएगी, तो उनका जो जिस ट्रेडर ने ये लाया है उनका फायदा होगा। तो अभी अब 10 करोड़ अगर आपने चाइना को पेमेंट करना है, तो उसमें से केवल 1 करोड़ ही आप जो लीगल तरीका है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट उसके थ्रू पे कर सकते हैं। लेकिन बाकी के 9 करोड़ अगर आप देना चाहेंगे लीगल रूट के थ्रू, तो आपको पूछा जाएगा कि अगर आपने 1 करोड़ का माल लाया है तो इस कंपनी को आप 10 करोड़ क्यों दे रहे हैं? कोई भी समझ जाएगा कि भाई ये गलत है। तो इसलिए ये 9 करोड़ जो है वो हवाला रूट से पैसे ये दिए जाते थे, यानी कि फिजिकली। और इसका आपको कई एग्जाम्पल, कोई इसका प्रूफ चाहिए होगा, तो प्रूफ ये है कि आज ऑफिशियल मार्केट में चाइना की जो करेंसी है उसका नाम है युआन। युआन एक युआन तकरीबन 8 या 9 रुपए के लिए कुछ दिन पहले मिलता था, जब मैंने लास्ट चेक किया था।
लेकिन जो ब्लैक मार्केट है, जो अनऑफिशियल मार्केट है, वहां पे युआन ये 16 या 17 रुपए के लिए मिलता है। यानी कि व्हाइट मार्केट पे 7 या 8 रुपए के लिए और ब्लैक मार्केट में डबल कीमत। तो अभी ये बताइए कि अगर ऑफिशियल मार्केट में युआन आधे कीमत के लिए मिल रहा है, तो वो ब्लैक मार्केट में युआन किस लिए खरीदा जाए? ब्लैक मार्केट में वही खरीदेगा जो कुछ उल्टे काम कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो इलीगल ट्रेड था वो लीगल ट्रेड से ऑलमोस्ट दुगुना ज्यादा था। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें चाइना ने इस्तेमाल की, हमारी इकोनॉमी को अंदर से खोखला बनाया और हम गधे बनते रहे। हमारी सरकार ने एक बिल्कुल लीगल तरीके से लड़ाई करने की कोशिश की और इसमें ये देखा कि चाइना ये कायदे मानता नहीं है। चाइना को इस प्रकार से कार्रवाई कभी भी वो नहीं मानेंगे। उनके साथ सामदंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसकी नेक्स्ट फेज है 5 मई 2020, जब चाइना ने हमारे ईस्ट लद्दाख के अंदर 5 जगह पे इंट्रूजन किया। गलवान वैली है जिसके कल एक साल पूरा हो गया, हॉट स्प्रिंग है, देपसांग का एरिया है, पेंगेंगसो लेक जो नॉर्थ का एरिया है वगैरह। तो इसके फेज में हम ये देख सकते हैं कि जब चाइना ने ये एग्रेशन किया लद्दाख में, तो उसके बाद इकोनॉमिक फील्ड में हमारे देश ने क्या कदम उठाए, इसके ऊपर हम बातचीत आगे वाले सेगमेंट में कर सकते हैं। नितिश जी। बिल्कुल साहब, आपने जो बात कही है ये बात बहुत माकूल साबित होती है और सही लगती है किसी न किसी तौर पे कि किस तरीके से ब्लैक मार्केट में और वाइट मार्केट में चाइना की जो उसका जो करेंसी है उसकी कीमत अलग अलग हो जाती है और कैसे हिंदुस्तान की सरकार लीगल तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है। और ये यही वही महीना है जून का, पिछले साल गलवान में 15 जून को जिस तरीके से जो झड़प हुई थी जिसमें कर्नल संतोष बाबू की जिस तरीके से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, वो बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे। मैं बात यहाँ पर ये भी करना चाहता हूँ कि एक आम आदमी, क्योंकि आपने मेक इन इंडिया की भी बात की कि किस तरीके से लड़ा जाए, लीगल तरीके से वो नहीं मानते हैं, अगर सैनिक तरीके से वो नहीं मानते हैं। और मैं आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स में लेकर जाना चाहूँगा बिजली साहब, कि क्या केवल शहरी जगहों पर ही कि कार्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, या फिर उससे ज़्यादा जिनके बारे में कहते हैं कि हिंदुस्तान गाँवों में बसता है, तो गाँवों में भी चीन ने अपनी पहुँच बना ली है। और गाँवों का मतलब मेरा खेतों से है कि क्या खेत में, खेत के बीजों में, वहाँ पर चीज़ें जो होने वाली हैं वहाँ पर चाइना ने अपनी पहुँच बना ली है। वो पहुँच है तो वो पहुँच क्या है? और दूसरा एक और पॉइंट जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो स्वदेशी के बारे में, जब आपने मेक इन इंडिया की बात की, क्योंकि कई बार एक आम आदमी ये कह उठता है कि हमसे तो आप खरीदवाना चाहते हैं 25 रुपए की जगह 50 रुपए या 75 रुपए की लाइट, लेकिन जब चाइनीज वायरस का समय आया तो आपने खुद कितना सारा जो सामान है वो वहाँ से लिया है। आपके यहाँ पर ये चीज़ वहाँ से आ रही है, सरकार वो चीज़ वहाँ से ले रही है, वो इंजेक्शन जो है वो वहाँ से आ रहे हैं। जब ये सवाल उसके मन में उठते हैं तो वो सस्ती चीज़ की तरफ चला जाता है कि जब आप ही नहीं सोचते तो हम क्यों सोचें? यहाँ पर आप आम व्यक्ति को क्या कहना चाहेंगे? 2 पॉइंट। देखिए, आपने काफी सारे सवाल उठाए हैं। एक तो है कि अगर समझो चाइना हमें सस्ती चीजें बेच रहा है और गवर्नमेंट फिर जब जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट ने भी उनसे सस्ती चीजें लेने की कोशिश की, तो क्या ये लेना चाहिए कि नहीं है? इसका मैं जवाब जरूर दूंगा। और जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया है हमारे विलेजेस के अंदर, वो खेती के औजारे हो, ट्रैक्टर्स हो, या अभी बीच के अंदर भी वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, बायो जिसे हम टेक्नोलॉजी बोलेंगे उसके अंदर, तो उसे कैसे रोका जाए। मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट 5 साल के बाद काफ़ी सारी सीख गई और उन्होंने काफ़ी सारे कदम उठाए जिससे चाइना की ये जो घुसखोरी है, इन्फिल्ट्रेशन है, इसे कम करने में मदद हुई। एक तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो नेबरिंग कंट्रीज से हमने जो आ रहा था उसे हमने बंद कर दिया और हमने ये बोला कि कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कंपनी आती है तो उनका मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है, इनकी उनकी शेयर होल्डिंग हमें पता होनी चाहिए कि क्या वो चाइना की कंपनी तो नहीं है, वाया ताइवान आ रही है, वाया सिंगापुर आ रही है, वाया थाईलैंड आ रही है और हमारे देश में घुसखोरी करी है। तो इसलिए वो एक घुसखोरी अभी बंद हो गई है। तो एक बात वो अच्छी हो गई। दूसरी, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में वो अंदर आना चाहते थे, उसके अंदर भी हमने उनको अंदर आने के लिए अभी
मना कर दिया है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे घुस जाएंगे, हमारे ये जो बड़ी-बड़ी इंफोसिस जैसे कंपनी है, तो उसपे अगर घुस जाएंगे तो ये हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि वहाँ पे वो चोरी करेंगे, हमारे डिज़ाइन्स को कॉपी करेंगे, हमारी सॉफ्टवेयर्स को कॉपी करेंगे और हमें नुकसान करेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो हमारी वर्ल्ड क्लास है, उसके अंदर अभी हमने उनको आने से रोका हुआ है। तीसरा है, जब हम उनको हम कॉन्ट्रैक्ट देते थे, ये कॉन्ट्रैक्ट भी अभी हमने उनको देना से रोका हुआ है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश के कंपनीज को क्यों ना दे, क्योंकि अल्टीमेटली जब कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जाता था तो वो अपने वर्कर्स लेके आते थे, तो क्या फायदा क्या हुआ फिर कुछ। कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो, रेलवे का हो, रास्ते का हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए जो जॉब जनरेशन होता है वो हमारे देश में होना चाहिए, कि जो अभी होना ये शुरू हो गया, क्योंकि हमारी कंपनीज जो इंडिया वाली है वो कॉम्पिटेंट है। सिर्फ क्या होता था कि चाइनीज के पास क्यों चला जाता था, क्योंकि चाइना की जो कंपनीज थी उनकी बिडिंग ये कम होती थी। आपने पिछले सेगमेंट में सोलर पैनल के बारे में पूछा, राजस्थान में बहुत गर्मी है तो सोलर पैनल का इस्तेमाल। आज जो सोलर पैनल हमारे देश में बनते हैं चाइना के तुलना में, उसकी कीमत 20-25% से मतलब ज्यादा है। तो अभी इसे ओवरकम करने के लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनाई है, जिससे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड मतलब स्कीम। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप समझ लीजिए कि सोलर सेक्टर है, वहां पे आप कुछ चीज तैयार करना चाहते हो, तो आपको बोनस मिलेगा, टैक्स कंसेशन मिलेगा, जिससे आप इकोनॉमिकली कॉम्पीट करने के लिए कामयाब हो जाओगे वर्ल्ड लेवल के ऊपर। तो ये जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वाला जो प्रकार है, ये हमारी फैक्ट्रीज को मेक इन इंडिया में चीजें बनाने के लिए काफी अच्छी तरह से मदद दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात हो गई है। जब तक सवाल है लोगों का बातचीत करने का, कि भाई आप बोलते हैं कि चाइना की सस्ती चीजें आप मत लो, लेकिन गवर्नमेंट क्यों सस्ती चीज लाती है। तो मेरे ख्याल से आज हमारे देश की प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये लोग अपने बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि उन्होंने देश के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है, कि बस मैं जो चाहे, मुझे सब चीजें फ्री में मिलनी चाहिए मुझे। अभी देखिए, आज हमारे देश में लोग टैक्स भरने के लिए भी तैयार नहीं है। देश की इकोनॉमी तब बढ़ेगी जब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। बहुत लोगों के पास पैसा है, जिसके पास कारें है, जिसके पास फ्लैट है, जिसके पास बड़ा शॉप है, तो इन्होंने सबने इनकम टैक्स भरना चाहिए, लेकिन वो भरते नहीं है। तो ये एक देश के लिए बड़ा नुकसान है। और दूसरी बात क्या है कि हमारे देश के कुछ लोगों के दिमाग में चाइना ने घुसखोरी की है। चाइना ने जो घुसखोरी जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में की है, उससे ज्यादा घुसखोरी उन्होंने हमारे कुछ लोगों के दिल में की है। भाई, हम क्यों सस्ते में माल मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे। अगर ऐसे होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने थोड़ी लड़ाई करनी थी, या जो क्रांतिकारक जिन्होंने देश के लिए जान दे दिया, उन्होंने बोलना था कि मेरा क्या फायदा होगा, मैं तो फांसी चला जाऊंगा, देश उसके बाद स्वतंत्र हो या ना स्वतंत्र हो। लेकिन उस समय जो समय था, छत्रपति शिवाजी महाराज है, राणा प्रताप है, ये है, तभी उन्होंने ये सोचा कि ये जो मैं चीज कर रहा हूँ वो मेरी जिंदगी के अंदर अच्छी चीज होने वाली है कि नहीं है, स्वराज्य है, सुराज्य है, वो आने वाला है कि नहीं है। केवल वो देश के एक स्वाभिमानी नागरिक थे, इसलिए उन्होंने काम किया है। मैंने आपके इस माला में पहले भी कहा हुआ है, देश के सामने बहुत सारी चैलेंजेस है इकोनॉमिक और उसको अगर एक वाक्य में उसको रिप्लाई देना हो तो उसका रिप्लाई है देशभक्ति, देश प्रेम। ये पूछो कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। किसी ने सस्ता लैपटॉप खरीद लिया इसलिए मैं खरीद लूं, बिल्कुल नहीं। किसी ने सस्ता मोबाइल खरीद लिया मैं खरीद लूं, नहीं। मैं करूंगा क्योंकि मैं करना चाहता हूं, मैं एक देशभक्त हूं, देश प्रेमी नागरिक हूं, क्योंकि यही है WTO का रूल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि ये ओपन फ्री मार्केट है और कोई भी देश किसी भी देश को अपनी चीजें बेच सकता है। उनको सिर्फ 2-3 चीजें ही करने का अधिकार है। वो अपना एक टैक्स लगा सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं, और उसके ऊपर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी नाम का प्रकार है, वो कर सकते हैं। तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी और सभी के ड्यूटी लगाने के बाद तकरीबन मेरे ख्याल से 20 या 24% कीमत आप ज्यादा लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारी चीजें हैं चाइना से आती हुई कि जो सस्ती है। तो इसलिए हमारा जो, मैं हमेशा बोलता हूं कि हमने हर एक फील्ड में
वर्ल्ड क्लास बनने की जरूरत है, तो जब तक हमारी प्रोडक्टिविटी चाइना के प्रोडक्टिविटी के मुताबिक नहीं होती, तब तक ये हम इसमें फंस जाएंगे और इस प्रकार की इंटरनल डिबेट हम करते रहेंगे कि हम चाइना से क्यों ना खरीदें। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो आपने सवाल पूछा कि कुछ लोग पूछते हैं कि हमने क्या किया, लेकिन काफी लोग ये भी बोलते हैं कि हम चाइना के गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। और इसका एक अच्छा नतीजा ये हुआ कि दिवाली है, दशहरा है, गणेश उत्सव है, बहुत सारे फेस्टिवल्स इस देश में होते हैं। हजारों करोड़ का माल चाइना बेचता था हमारे पास, वो अभी पूरा बंद हो गया है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जो सवाल पूछने वाले कुछ लोग हैं कि चाइना की सस्ती चीजें हम क्यों खरीद ना ले, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो देशभक्त है, जो देश के लिए केवल देश में बनी हुई चीज यानी कि स्वदेशी है, मेक इन इंडिया है, वो चीज खरीद रहे हैं। सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि शायद जो लोकल पार्टिसिपेशन है, मतलब जो मेक इन इंडिया के ऊपर, इसका प्रमाण बढ़ना चाहिए। जो देशभक्त लोग हैं आज 30%, 40%, 50% के आसपास होंगे, वो 70, 80, 90, 100% क्यों नहीं होने चाहिए, वे ऐसे होने चाहिए। क्योंकि हर एक भारतीय जब तक इस लड़ाई में भाग नहीं लेता, तब तक आप ये जो लड़ाई है चाइना के साथ, वो नहीं जीत सकते। क्योंकि चाइना का जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, जब हमने आत्मनिर्भर भारत की बात की या स्वदेशी की बात थी, तब वो हंस रहे थे उनके एडिटोरियल के अंदर, उनके संपादकीय के अंदर। बोलते ये भारतीय की ऐसी चीज कोई कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें कोई स्वाभिमान नहीं है, वो सब चीजें सस्ते में चाहते हैं, और जितनी चीजें हम सस्ते में बनाते हैं, इतना वो उनके देश में बना ही नहीं सकते। यानी कि वो हमारी नेशनलिज्म को बिल्कुल चैलेंज कर रहे थे कि आप एक इनकॉम्पिटेंट देश हो, आप हमारे साथ कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप मतलब कारण अलग अलग है। तो मैं ये अभी इसमें इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये सब जो बोला है ये सच है। हम कोशिश अभी कर रहे हैं, कुछ हद तक आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हमने चाइना के साथ 100% कॉम्पीट करना चाहिए, तो हम आगे आने वाले दिनों में और क्या कर सकते हैं, इस विषय के ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं। और इसमें जो सामान्य नागरिक है, उनकी और क्या भूमिका हो सकती है, इसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। निदेश जी, आपने से जो बोला कि सामान्य नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर हमें बातचीत करनी ही चाहिए। लेकिन सामान्य नागरिकों को ये भी मालूम होना चाहिए कि असर क्या पड़ रहा है, जो सीधा-सीधा पड़ रहा है। कारखाने बंद हो रहे हैं। अगर हमारी जो आस-पास जो हमारे कुछ ऐसे हमारे राज्य हैं जो सीमाओं पे लगे हुए हैं, तो हम कुछ नदी की बात करते हैं, हम पानी की बात करते हैं, हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो वो जो असर है, जब तक उनको स्पष्ट शब्दों में उस असर का मालूम नहीं होता है, तब तक उनको सब बातें हवा-हवा ही लगती हैं। थोड़ा-सा उस असर के बारे में बताएँ कि क्या असर पड़ रहा है हमारी ऐसी कुछ बेवकूफ़ियों का या हमारे ऐसे सवालों का, जिनका नेशनलिज़्म से, राष्ट्रवाद से किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है, केवल अपने स्वार्थ से ही संबंध है, वो भी तुच्छ स्वार्थ से, मुझे कहना चाहिए। और उसके बाद जो आप बात कह रहे थे, उसे बताइए। देखिए कि इस चाइना का जो इकोनॉमिक इन्वेजन है, इकोनॉमिक सबवर्शन है, इकोनॉमिक टेररिज्म है, इकोनॉमिक वॉर है, इसका हमारे देश के ऊपर असर जो हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो रहा है। आज चाइना ने, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि उनकी एक्सपोर्ट हमारे से 5 गुना ज़्यादा है, तो 5 गुना ज़्यादा $90 बिलियन का सामान उन्होंने हमें लास्ट ईयर बेचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया है। बहुत प्रॉफिट कमाया तो क्या हो गया, इससे उनकी डिफेंस बजट बढ़ी हुई है, तो उससे क्या हो गया, उनकी जो आर्मी है, आर्म फोर्सेस है, ये बहुत ही स्ट्रांग हो गई है। तो उससे क्या होता है कि जो लद्दाख में जो एग्रेशन हुआ था, उसके लिए पैसे किसने दिए? उन भारतीयों ने जो अभी भी चाइना से सामान खरीदते हैं। यानी कि हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए जो फाइनेंसिस या पैसे की जरूरत है, तो वो पैसे की जरूरत किसने की? हमारे भारतीयों ने, जो चाइना का सामान
खरीदते हैं। तो ये एक तो सबसे बड़ा असर ये हो गया। दूसरा असर ये हो गया कि उन्होंने हमारे जो नेबरहुड के जो लोग हैं, कंट्रीज है, उनको इतना ज्यादा लोन दे दिया कि क्योंकि उनके पास पैसे हैं, तो इनकी सभी पॉलिसीज चाइना की तरफ चली गई। वो श्रीलंका हो, वहां पे उन्होंने एक पोर्ट खरीद लिया है, या समझ लीजिए नेपाल हो, या बांग्लादेश हो, या म्यांमार हो। तो इससे चाइना की उनके ऊपर कंट्रोल इतनी ज्यादा है कि वो ये देश जो हमारे नेचुरल फ्रेंड्स होने चाहिए, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तो उसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वन बेल्ट वन रोड नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे उन्होंने सब लोगों को क्या बोला कि भाई हम इंडस्ट्री में सब माल यहाँ पे तैयार करते रहेंगे, आप सिर्फ रास्ते बना लो आपके देश में आने के लिए, या पोर्ट बना लो, जिससे हमें वहां पे आने में और आपको सामान बेचने में आसानी हो जाएगी। तो ये पैसे का दुनिया के ऊपर असर हो रहा है। आज हम इसलिए कि हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम इस इन्फिल्ट्रेशन हमारे देश में कैसे हो इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए इसी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन उन्होंने यूरोप में किया है, जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। वही इन्फिल्ट्रेशन उन्होंने अफ्रीका में किया है, एशियन देशों में किया है। लेकिन उनके साथ लड़ना, उन्होंने चाइना के साथ लड़ना, वो उनकी प्रॉब्लम है, हम उसमें नहीं अटक जाएंगे, हम केवल हमारी देश की बात करेंगे। तो आज इस चाइना का ये जो इकोनॉमिक चक्रव्यूह है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो इसके लिए क्या जरूरत है? इसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास बनना पड़ेगा। चाइना हमारा एनिमी है, लेकिन उनमें कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज है। तो अभी हम हर एक आदमी की बात करते हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए। आज चाइना के जो लेबर है, लेबर को 3 हिस्से में बांटा जाता है, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है हमारे लेबर के तुलना में 3 या 4 गुना ज्यादा है। तो हमने करना क्या चाहिए? हमारी जो स्किल इंडिया नाम का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल से शुरू किया है, उसे एक बहुत बड़ा पुश देने की जरूरत है, ताकि स्कूल लेवल के ऊपर, हाई स्कूल लेवल के ऊपर ये जो अलग अलग स्किल्स है वो लोग सीखे, जिससे वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। दूसरा है जमीन की कीमत, जिसे अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका एक हेडिंग होता है, जिससे बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारे देश में बिजनेस करना इतना आसान हो, हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी हो कि हमारे प्रोडक्ट्स चाइनीज प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे। आज जो जमीन हमारे देश में है उसकी कीमत 3 या 4 गुना ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि आज आप किसी शहर में जाओ, एक वहां पे फ्लैट खरीदना चाहोगे, तो वहां पे X रुपीस एक फ्लैट की कीमत है। लेकिन अगर बोलते हैं कि वहां एक रास्ता पास में एयरपोर्ट होने वाला है या पास में ये होने वाला है, तो उसकी कीमत 4-5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इससे नुकसान देश का ही होता है। लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट हमारे देश में बहुत ज्यादा है। डेमोक्रेसी है, इसलिए लोग कोई भी आदमी अपनी जमीन नहीं देना चाहता, तो उसके अंदर हमने कुछ एफिशिएंसी लाने की जरूरत है। तीसरा है हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से काम करे। उसको हमारे जो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, तो हमने डिजाइन्स को बाहर से लाना चाहिए। मेक इन इंडिया में जो प्रोडक्टिव कंपनीज है उनके साथ हाथ मिलाना चाहिए वगैरह, ताकि हमारी टेक्नोलॉजी भी वर्ल्ड क्लास की हो जाए। तीसरा ये चौथी चीज ये है कि जो हमारे देश की कैपिटल की जो कीमत है वो काफी ज्यादा है। तो ये तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमारे देश में आने देना, FIIs को हमारे देश में आने देना, बाहर जो यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका से हमने बड़े शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स लेना, जिससे हमारी कैपिटल की कॉस्ट कम हो जाए, ये सारे उपाय है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बोलना पड़ेगा कि भैया आपके पास अभी 2 या 3 साल ही है ये करने के लिए, इसके बाद हमने ये मार्केट को पूरा खोल देना है। उसके बाद अगर आप डूब जाएंगे तो हमें उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि कितने दिन तक हम इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। उनका पास एक टाइम फ्रेम होना ही चाहिए कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर सोलर पैनल की जो कीमत हमारे देश में है वो चाइना के सोलर पैनल से कम होगी। तो ये एक 2 साल 3 साल में ये होना ही चाहिए, जो करने की कोशिश सरकार कर रही है। अभी मैं लास्ट इस पे आ जाता हूं कि देश के जो आम जनता है उन्होंने क्या करना चाहिए।
देखिए, आपको कोई भी चीज़ जो ज़रूरी होती है 2 हिस्सों में बाँटी जा सकती है। एक तो बहुत ही एसेंशियल है और दूसरा नॉन एसेंशियल है, ठीक है ना? एसेंशियल मतलब कि राशन है आपका, मेडिसिन्स है वगैरह-वगैरह। लेकिन आज हमने एक देश के नागरिक के तौर पे केवल स्वदेशी चीज को खरीदना चाहिए, केवल जो चीज मेक इन इंडिया में बनी हुई है वो खरीदना चाहिए। हमने जो दिवाली दशहरा के अंदर जो एंटरटेनमेंट की चीजें होती है, आकाश कंदील होते हैं, इलेक्ट्रिकल माला है होती है, फेंगशुई बोनसाई होता है, ये चीज लाने की बाहर से क्या जरूरत है। और दूसरा ये कि अभी हमारे इंडियंस आज 3 करोड़ से ज्यादा इंडियंस हर साल एक टूरिस्ट बन के पूरे दुनिया में घूम के आते हैं और जब आते हैं तो मिडिल ईस्ट से चीजें खरीद के लेके आते हैं। अरे जरूरत क्या है, चाहे तो आप एक यादगार के तौर पे एक आधा मोमेंटो खरीद सकते हैं कि समझ लीजिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वगैरह किसी का, लेकिन बाहर से चीजें क्यों खरीदना है। नेपाल में जाएंगे हजारों रुपए का माल खरीद के लेके आएंगे, म्यांमार बॉर्डर पे जाएंगे वहां से माल लेके आएंगे। तो ये जो परदेशी चीजों की जो क्रेज है हमारे दिल में, इस क्रेज को हमने कम करना चाहिए, क्योंकि जब तक हर एक आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता तब तक हम इस लड़ाई के अंदर कभी जीत नहीं सकते हैं। तो शॉर्ट में यही बोलना जरूरी है कि हम जिस फील्ड में है, स्टूडेंट है, टीचर है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, फार्मर है, एंटरप्रेनर्स है, जो भी कुछ है, हर एक फील्ड में हमने वर्ल्ड क्लास बनना चाहिए। क्योंकि अगर हमने चाइना की इकोनॉमिक से लड़ना है तो हर एक फील्ड में अगर आप वर्ल्ड क्लास नहीं होते तो हम इस प्रकार की लड़ाई आगे नहीं ले जा सकते। तो इसलिए एक बड़ा रिसर्च हुआ था इस विषय के ऊपर कि देश की सबसे बड़ी ताकत कौन सी होती है। ये देश की मिलिट्री ताकत है, देश की इकोनॉमिक ताकत है। तो ये बोला जाता है कि सब देश, अगर किसी ने देश ने वर्ल्ड क्लास बनना है, वर्ल्ड पावर बनना है, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका आम आदमी जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। मुझे ये चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, मुझे फ्री में राशन चाहिए, फ्री में वो चाहिए, फ्री में वो चाहिए, ये नहीं। ये पूछो कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत हमने भी देश के लिए कुछ कठिनाइयों को महसूस करना चाहिए। तो जब तक ये आपके दिल में ना आए तब तक चाइना के साथ ये हम लड़ाई कभी जीत नहीं सकते हैं। निदेश जी। आपने बहुत सुंदर उत्तर आपने बात कही है कि वर्ल्ड क्लास बनने का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड क्लास कैसे बना जाता है। आपने बहुत सही बोला कि सरकार जो है वो अपना काम कर रही है, वो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज की बात हो, सेफ गार्ड ड्यूटीज की बात हो, और किसी भी तरीके से वो अपना काम कर रही है। और डेफिनेटली इस ग्लोबल मार्केट में हम लोग अपने आप को आइसोलेट करके नहीं रख सकते हैं, कि अपने ही अंदर कैद करके नहीं रख सकते हैं। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल और कुछ ज्यादा से ज्यादा एक पूरी सरकार का जो टर्नओवर टाइम पीरियड है, दैट इज 5 years, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तब तक आपको खुद तैयार होना पड़ेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनीज हो, या सामान्य व्यक्ति हो, या हमारे इंस्टीट्यूशंस हो, या हमारा रिसर्च वर्क हो। किसी भी तरीके से हर तौर पे अगर हम तैयार हो जाएंगे तो न केवल चाइना, दुनिया का कोई भी देश हमसे कॉम्पीट करने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं हो पाएगा। बिकॉज उसको लगेगा कि एक स्वाभिमानी देश है, और चाइना के जो लोग जो ग्लोबल संपादक जो ये कहते थे कि देश स्वाभिमानी नहीं है, तो उन्हें मालूम होगा कि इस देश के अंदर स्वाभिमान भी है, इस देश का स्वाभिमान से परिचय भी है, और परिचय केवल आज से नहीं है, हजारों सालों से है। हाँ, कभी कभी किसी दौर में अगर वो कहीं भूल जाया करता है तो उसे जामवंत के तरीके से याद दिलाने वाले लोग भी बहुत सारे बैठे हैं। और जम्मू बॉक्स भी किसी फोरम का नाम है, ऐसा भी काम हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे साथ में लगातार कई वक्ता लोग आते हैं, इस तरीके से आज वीडियो के सामने अपनी बात रखते लगातार इसी तरह से इस देश के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि भारत जागो विश्व जगाओ, लेकिन पहले हमें जागना पड़ेगा। और कुछ सब जागृत आपको आदमी बोल गए, उठना तो है, उठ तो गए हैं, लेकिन जागे हैं या नहीं, ये सोचना हमारा काम है। तो आज के कार्यक्रम में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और बेगी साहब की बात कही है, सबके लिए बेगी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे, और अगली बार जब हम बात करेंगे तो भारत के जो पड़ोसी देश है उनके साथ में, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो श्रीलंका हो। अभी खबर आई कि भारत से श्रीलंका चाइना की दूरी अब केवल 290 किलोमीटर हो गई है। वो इसलिए हो गई है क्योंकि श्रीलंका में बहुत बड़ा एक भूभाग जो है वो चीन ने लीज पर ले लिया है कई सालों के लिए। तो दूरी जो है वो जरा कम पड़ गई है। तो क्या हमारे नेबरिंग कंट्रीज में चाइना की पॉलिसीज है, जिसके कारण से हिंदुस्तान को चिंतित होने की जरूरत है। और चिंतित होना है तो हम लोगों को भी काम करना है, जिससे कि
भारत जो है वो परेशानी में ना पड़े, हमारा देश परेशानी में ना पड़े। अगली बार इस बारे में बात करेंगे। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा मेल आईडी आपके पास में है koyalniddhi@gmail.com, आप लिख सकते हैं। अपना सहयोग, अपना समर्थन जिस भी तौर से आप चाहें, तकनीकी, आर्थिक, नैतिक हमें ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके आगे बढ़ाएँ और इस अभियान में हमारी सहयोगी सिद्ध हों। सेक्रेटरी साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए, चर्चा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।